नमस्कार, जय हिंद। आज एक बहुत खास टॉपिक पे आपसे डिस्कस करेंगे। सेफ्टी प्रोसेस का एक खास हिस्सा होता है, एक जरूरी पिलर होता है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। आज इस पर ही डिस्कस करेंगे। जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो कई खास अहम चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहला ये कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, इसको कैसे किया जाता है, करते समय किन बातों को ध्यान में रखना है और किन बातों को नहीं करना है, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन से फायदा क्या होता है। और कई तरह के ऑडिट्स होते हैं, उसमें इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की ऑडिट, आईएसओ की ऑडिट या ड्यूपॉन्ट की ऑडिट, इन सब में जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन दरअसल किसी भी दुर्घटना का सिस्टमेटिक तरीके से जांच करने का तरीका होता है। इस जांच के जरिए जो की फैक्टर्स होते हैं, जो मौलिक कारण होता है, उसकी पहचान की जाती है और उसके काउंटर मेजर्स को सजेस्ट किया जाता है, लागू किया जाता है। साथ में ही इस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करके कम्युनिकेट किया जाता है जो भी इस दुर्घटना से जुड़े हुए लोग हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन से ट्रेनिंग की क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी तय किया जाता है, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटे। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कई बार ऐसा होता है कि हर लोकेशन, हर साइट्स की अपनी कुछ जरूरतें होती है, तो थोड़े से इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर में थोड़े फर्क भी होते हैं। पूरे इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने के लिए प्रायः हर कंपनी, हर प्लांट अपनी एक इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कमिटी बनाती है, जो कि इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करती है। अब देखते हैं कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन से फायदा क्या है। इससे कई फायदा। सबसे पहला फायदा तो यही है कि इस पूरे प्रोसेस का एक खास मकसद ये रहता है कि इस तरह की घटना दोबारा ना घटे, उन कारकों की पहचान की जा सके जिसके कारण ये घटना घटी है, और उन कारकों को, उन कारणों को व्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है, ताकि इस तरह से कोई घटना दोबारा ना घटे। दूसरी बात कि जो HSC है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट की संभावना बनती है, क्योंकि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन से हम ये समझ पाते हैं कि आखिर हमारे सिस्टम में क्या दिक्कत है जिसके कारण इस दुर्घटना को घटी है। तो हम एक बार इस कारण को समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिक फिर हम अपने HSC पॉलिसी में इस तरह की चीजों को शामिल कर लेते हैं, ताकि ये घटना दोबारा न घटे। इसका एक और फायदा होता है कि हमारे जितने भी प्रोसेस होते हैं, उसके जो प्रोसीजरल मेथड होते हैं, उसमें हम करेक्टिव मेजर्स ले लेते हैं। इसका एक और फायदा है कि हम अपने पूरे प्लांट में, अपने वर्क प्लेस पर ओपननेस आता है। हर आदमी को ये मोटिवेट किया जाता है कि अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना घटती है तो उसके बारे में खुले तरीके से रिपोर्ट करें, खुले तरीके से बताएं, ताकि इसका मूल कारण समझा जा सके और दुर्घटना न घटे। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट का भी पता चलता है। फिर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम डिसिप्लिनरी एक्शन भी आगे ले सकते हैं, ये उसका एक आधार बन सकता है। अब आते हैं कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए। इसके करने के तो कई तरीके हो सकते हैं, पर कुल मिला के ये मैं कहना चाहूंगा कि इसके 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जिसको सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक फॉलो करना चाहिए। सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे पहला जो स्टेप है, वो स्टेप है कि दुर्घटना स्थल की सुरक्षा करना। दूसरा है इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग करना। तीसरा, दुर्घटना स्थल से जो खास रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना। चौथी बात है इन सारे सूचना को इकट्ठा करके विश्लेषण करना और रूट काउज की पहचान करना। फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट करना। फिर छठा है पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना, खास करके II के जो रिकमेंडेशंस है उसको जरूर डॉक्यूमेंट करना चाहिए। उसके बाद
दुर्घटना से जुड़े लोगों को सूचना देना, लेसन लर्न्ड शेयर करना, ये 7 स्टेजेस हैं। अब हम इन 7 स्टेजेस के बारे में थोड़े विस्तार से समझते हैं, ताकि आपको जब भी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करना हो तो आप उसको आसानी से और सही तरीके से कर सकें। तो सबसे पहला स्टेज है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेज है सिक्योर द सीन। जहां पर दुर्घटना हुई है उस स्थल को सुरक्षित रखें। इसको सुरक्षित रखने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि उस क्षेत्र को कॉशन टेप से, रस्सी से बैरिकेड कर दिया करें, ताकि वहां पर अनावश्यक रूप से कोई न जाए। दूसरी बात है, मौसम से भी बचाव करना चाहिए। अगर कोई ऐसा इलाका हो जहां पर घटना घटी हो, बारिश होने से वो सारे एविडेंस खत्म हो जाते हैं, तो बारिश से बचाव करना चाहिए। अगर बहुत तेज हवा चलती है, उससे अगर एविडेंस खत्म हो जाता है तो उस तेज हवा से बचाव करना चाहिए। तो इस तरह से इन मौसम से रिलेटेड जो बातें हैं उन सब से भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद है कि उस मौके पर इमरजेंसी सर्विस से जो जुड़े लोग हैं उन्हीं को जाने देना चाहिए। बाकी सभी लोगों को वहां से शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग जाएंगे तो वहां के जितने भी प्रमाण हैं, जितनी भी घटना घटी है, वो सब में कोई छेड़छाड़ होने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद है, अगर थोड़ा जरूरत लगे तो वहां एक सिक्योरिटी गार्ड भी जरूरत के हिसाब से 1-2 जितनी भी जरूरत है आप वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति वहां आए नहीं और उसको छेड़छाड़ ना कर दे। इसके बाद एक बार आपने दुर्घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया तो उसके बाद वहां से डेटा कलेक्शन का काम जरूरी होता है। डेटा कलेक्शन में जो फिजिकल एविडेंस है, डेटा कलेक्ट कर लिया करें। दुर्घटना से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबसे ऑन द स्पॉट इंफॉर्मेशन ले लेना चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जो भी जानकारी मिल सकती है उन सारी जानकारी को इकट्ठा कर लेना चाहिए। फिर दुर्घटना के टाइम पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए। दुर्घटना स्थल का फोटो लेना चाहिए, स्केच बनाना चाहिए, वीडियो बना लेना चाहिए। इससे आपको बाद में एनालाइज करते समय सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद डाटा कलेक्शन करते समय आप ये सब चीजों का भी ध्यान रख लें कि जिस जगह पे दुर्घटना घटी थी उस दुर्घटना से जुड़े अगर जेएसए हो, कोई इंस्ट्रक्शंस हो, पीटीडब्ल्यू हो, गेट पास हो, इन सब के जो इंफॉर्मेशन हो उन सबको भी आप इकट्ठा करके रख लें। इसके बाद दूसरा स्टेज पे आते हैं, प्लान द इन्वेस्टिगेशन। कि इन्वेस्टिगेशन को प्लानिंग करें। प्लानिंग करने में सबसे पहला काम ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन की एक टीम बनानी चाहिए, और ये टीम ऐसी होनी चाहिए जो कि ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, और आमतौर पे यही होता है कि दुर्घटना घटने के 24 घंटे के भीतर ही इन्वेस्टिगेशन टीम बना दिया जाता है। और इसको एक हम टाइम फ्रेम देना चाहिए। नॉर्मली 2 हफ्ते का समय हम देते हैं इस तरह के इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हर कंपनी अपने अपने तरीके से तय करती है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना समय देना है। फिर इस इन्वेस्टिगेशन टीम के एक चेयरपर्सन होते हैं। उन चेयरपर्सन की जिम्मेवारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, उसमें किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं हो, ऑब्जेक्टिव तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, समय के साथ कंप्लीट हो सके, और टीम फॉर्मेशन में उनका खास रोल रहता है। टीम ऐसी बनती है ताकि वो टीम एक्सपीरियंस्ड हो और सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सके। ये चेयरपर्सन का एक और काम होता है कि जो इंसिडेंट हुआ है उसको क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने से मतलब ये है कि किस लेवल का है, बहुत हाई लेवल का है, मीडियम लेवल का है, लो लेवल का है। यानी कि जो इवेंट का जो कॉन्सिक्वेंस और सिवियरिटी है उसके आधार पर चेयरपर्सन इंसिडेंट को क्लासिफाई कर लेते हैं। चेयरपर्सन जितने भी रिलेवेंट एरिया है इस इंसिडेंट से उसके बारे में वो तय करते हैं कि इस एरिया में हमें इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करना है। वो इंश्योर करते हैं कि पूरा इन्वेस्टिगेशन टाइमली कंप्लीट हो सके और रिपोर्ट सबमिशन हो सके। इसमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि कोई पर्सनल या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। तीसरा पॉइंट है कि फैक्ट फाइंडिंग के समय डेटा इकट्ठा करना। डेटा इकट्ठा करते समय कुछ खास चीजों को जरूर ध्यान में रख लेना चाहिए।
जैसे टूल्स हो गया, पीपीज हो गया, मशीनरी की कंडीशंस हो गया, जो वहां पर एम्प्लॉइज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो आते जाते हैं, उन सब का ध्यान रखा जाता है। किस तरह की सुपरविजन थी, वहां पर जो काम करने वाले लोग थे उनकी ट्रेनिंग कैसी थी, इन सब बातों को भी जोड़ा जाता है। वहां का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे हमने पहले बताया कि वहां पर जेएसए है कि नहीं, गेट पास है कि नहीं, वर्क इंस्ट्रक्शंस क्या है वहां के लिए, इन सारी चीजों को भी डिटेल इकट्ठा करके रखते हैं। हजार्ड एनालिसिस हुआ कि नहीं, वहां कोई ऑडिट होता है कि नहीं, वहां पर कम्युनिकेशन का क्या सिस्टम रखा हुआ है, वर्क का क्या कल्चर है, सेफ्टी कल्चर क्या है, साथ में ही डैमेज जो कॉस्ट है, डैमेज कॉस्ट में दोनों बातों का, डायरेक्ट जो कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, इन दोनों से रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया जाता है। अब चौथी बात यह है कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है, और एनालाइज करके रूट कॉज एनालिसिस करना, ताकि हम इसका जो की फैक्टर्स है, ये जो घटना घटी है, इसके जो की फैक्टर्स हैं, इसका जो मूल कारण है, इसको पहचान कर लेना है। और इसके लिए आमतौर पर हम वाई वाई डायग्राम है, वाई वाई ट्री डायग्राम है, उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम रूट कॉज एनालिसिस कर सकें। पांचवा स्टेज है कि एक बार रूट कॉज एनालिसिस हो चुका है और हमें क्या की फैक्टर्स है वो पता चल चुका है, अब इसके बेसिस पे हम करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि इस तरह की घटना दोबारा न घटे। रूट कॉज के आधार पर रिकमेंडेशंस दिया जाता है, और ये रिकमेंडेशन अप्रूव किया जाता है। रिकमेंडेशन लिखते समय कुछ खास बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि ये रिकमेंडेशन स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि रिकमेंडेशंस में जो भी काम बताए गए हैं, जो भी टास्क बताए गए हैं, उस टास्क के साथ रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम और पोजीशन और टारगेट डेट स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, और कुल मिला के इस रिकमेंडेशन का कंप्लीशन डेट जरूर होना चाहिए। छठी बात है डॉक्यूमेंटेशन। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का खास स्टेज है डॉक्यूमेंटेशन। अभी तक हमने देखा कि कापा कर लिया गया है, इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि शुरू से लेकर आखिरी तक जितनी भी बातें हुई है सबको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना, प्रॉपर तरीके से लिखित स्थिति में रखना, और जो इंसिडेंट रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है उसको भी इसमें जरूर लिखना चाहिए। लिखने का तरीका आसान होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए, ताकि इस घटना से जुड़े जितने लोग हैं उनको चीजें अच्छी तरीके से समझ सकें और उनकी इस पर सहमति भी हो। सातवां स्टेज है कम्युनिकेशंस ऑफ फाइंडिंग्स। घटना से जुड़े लोगों को या दूसरे लोग जो इनसे किसी न किसी तरह से जुड़े हुए होते हैं, दूसरे लोकेशंस को भी, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भी फाइंडिंग्स की सूचना देनी चाहिए। एक और सजेशन ये रहता है कि एक सिंगल पेजर बनाना चाहिए कि क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या करेक्टिव एक्शंस लिया गया, क्या प्रिवेंटिव एक्शंस लिया गया। संक्षेप में लेकिन आसान शब्दों में सिंगल पेजर एक बनाना चाहिए, जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स भी लगाना चाहिए, और ये कॉमन प्लेटफॉर्म पर, नोटिस बोर्ड पर, कॉमन मेल्स पे ये सर्कुलेट करना चाहिए। इसका पर्पस ये होता है कि अधिक से अधिक लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के इस घटना के बारे में जान सकें, समझ सकें, ताकि वो अवेयर अगर रहेंगे तो इस तरह की घटना करने से वो बचेंगे। तो कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। अब एक और अलग से बात आती है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का रिटेंशन पीरियड कितना होगा। आमतौर पर हर कंपनी अपने अपने हिसाब से इसकी पॉलिसी बनाती है, पर आमतौर पर 5 साल का तो जरूर रखा जाता है, और इसका रखने का पर्पस ये होता है कि इससे ट्रेनिंग देने में सुविधा होती है, आगे अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसमें सपोर्ट मिलता है, ऑडिट में इसका सपोर्ट मिलता है, अगर प्रोसीजर्स जो है उसमें कोई चेंजेस लाना है तो उसमें भी सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का रिटेंशन जरूरी है। अब ये सवाल है कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करते समय क्या ना करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अक्सर क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उनके अपने कुछ प्रेजुडिसेस होते हैं, उनके अपने कुछ सोचने का तरीका होता है, उनके कुछ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, जिसके चलते सही तरीके से इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसी चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए। दूसरी बात कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का मकसद दूसरों पर ब्लेम गेम नहीं करना होता है, बल्कि जो सही फैक्ट है उसके बारे में जानकारी हासिल करना होता है। तो ब्लेम गेम से बचना चाहिए। ऑडिट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। कई तरह के ऑडिट्स, जैसे आईएसओ ऑडिट, ड्यूपॉन्ट ऑडिट, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का ऑडिट, इन सब में इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिटेल से पूछा जाता है। तो इसलिए इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। वो कई प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है, चार्टर के बारे में पूछ सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि आप कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेज फॉलो करते हैं। फिर वो इन्वेस्टिगेशन टीम का जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो टीम है क्या वो ये करने में सक्षम है, क्या उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हुई है। फिर जो आईआई की टीम होती है उसकी जो मंथली मीटिंग होती है उसके एमओएम के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के 7 गोल्डन स्टेप्स को आप अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको किसी तरह से अभी भी कोई परेशानी है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।